नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तीसरी टर्म आए तो इन भ्रष्टाचारियों पे बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे, सब भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। इसके बाद में ये वैसे ही है, कहावत है कि चोर मचाए शोर। तो किसी एक ने कहा भ्रष्टाचार जननी पार्टी भाजपा का मतलब है। हमने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा आप देख लो। आप देश की आजादी के बाद में जब पहली सरकार बनी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन दिनों एक पियरलेस घोटाले का आरोप लगा और उस आरोप के मामले में जो लोग पकड़ में आए वो संघ के थे, आरएसएस के, और उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े हुए लोग थे। उसके बाद में दूसरा एक उदाहरण दिया, कहा जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस सरकार के दौरान एक आरोप इंदिरा गांधी पर लगा, उनकी पार्टी और सरकार पर लगा कि एक जीप घोटाला हुआ और जब उस घोटाले का किंगपिन ढूंढा गया तो पता चला वो भी संघी था। इसके बाद में आप याद करिए, जब बोफोर्स कांड का आरोप लगा, तमाम तरह के खेल हुए और उसके बाद में उसका जिन पर अमिताभ बच्चन पर आरोप लगा, जो अमिताभ बच्चन के सगे भाई हैं, अमिताभ बच्चन संघ से जुड़े हुए थे। शायद उन्हीं के, अमिताभ बच्चन के ही कारण कोई लाभ मिला हो। लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में साबित हुआ कि साहब बोफोर्स तो घोटाला हुआ ही नहीं था। तो सरकारें बदल गई इन चक्करों में, घोटाले 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 के नाम देकर। इसी तरीके से दिल्ली में एक सरकार हुआ करती थी, शीला दीक्षित की सरकार, उस पर आरोप लगा कि उन्होंने कॉमनवेल्थ में घोटाला किया है और जो आरोप लगाने वाले थे वो भाजपा के लोग थे और अब मौजूदा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम थी। और उसमें क्या प्रूव हुआ कि वो सुधांशु मित्तल से लेके वो सब जिन पे आरोप लगे थे वो सब तो बीजेपी के हैं, कुछ अब आम आदमी पार्टी में है। तो इससे आप समझ लीजिए। और उसके बाद में अदालत में कहा गया नहीं साहब कोई घोटाला नहीं है। इसके बाद आप देखिए, एक आरोप लगा जो डीएमके के नेता हैं उन पर कि वो कांग्रेस सरकार के दौरान, वो मिनिस्टर थे, कि उन्होंने 2G स्कैम किया है। 2G स्कैम करके ऐसा शोर मचाया गया, अन्ना आंदोलन से लेके सब जाने क्या क्या कर डाला गया, कोयला स्कैम का आरोप लगाया गया, सब आरोप लगाए गए। और नरेंद्र मोदी सरकार के समय में ही जब उस पे अदालत में सारी बातें पहुंची तो अदालत ने कहा, ये तो पटियाला हाउस कोर्ट ने 2017 दिसंबर में कहा कि तो कोई घोटाला ही नहीं है, यहां तो कुछ है ही नहीं, यह आरोप कैसा था, और सभी को बरी कर दिया। अब उसके बाद में कोयला स्कैम में उसी 2017 में चार्जशीट दाखिल हुई अदालत में और नवीन जिंदल को उसका मुल्जिम बनाया गया। और जो नवीन जिंदल उसमें मुल्जिम बनाए गए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट भी दे दिया। उनकी मां जिन पर उन पर भी आरोप था उनको भी वो कर लिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो है 2014 के बाद से जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो उसके बाद उन्होंने बड़ा डोनेशन दिया बीजेपी को, उसके पहले भी दिया था। तो आप समझ लीजिए, तो यह स्थिति है। इसके बाद में तमाम सारे ऐसी कंपनियां हैं जिन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और रेड के बाद में उन्होंने आके भाजपा को चंदा दे दिया
कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका टोटल नेटवर्थ बहुत छोटी सी है, लेकिन उन्होंने चंदा उससे कई हजार गुना ज्यादा दे दिया। यह भी कमाल हुआ। यह भी कमाल हुआ कि किसी को 14,000 करोड़ का ठेका दिया जाता है और वो 400 करोड़ रुपया टोकन अमाउंट नरेंद्र मोदी की भाजपा को दे आता है। इसी तरीके से सहारा बिरला केस की डायरी में जो सबूत पाए गए, उस सबूत में आया कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इतना रुपया दिया गया। तो इस तरह लेन देन का जो पूरा गणित है तो नरेंद्र मोदी ने तय किया। और फिर जब आता है कि नरेंद्र मोदी बड़ा सख्त कार्रवाई करते हैं, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आ गई कि कैसे 25 नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जिन पर ईडी की जांच शुरू की गई 2014 के बाद, उन सब 25 में से जो विपक्ष के थे, उनमें से 23 ने भाजपा और उनके सहयोगी दलों को ज्वाइन कर लिया। नतीजा यह हुआ कि उनके केस या तो खत्म कर दिए गए या उन्हें नीचे दबा दिया गया, उन्हें खत्म करने की श्रेणी में भेज दिया गया। उसके बाद यदि आप यह देखेंगे कि किस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों को अपने यहां शामिल कराया जाता है, किस तरीके से लाया जाता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यदि तिवारा आ गई तो पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगी, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी होंगे वो भाजपा में चले जाएंगे और साफ हो जाएंगे। इसलिए कहीं भ्रष्टाचारी रह ही नहीं जाएगा। तो जब रह ही नहीं जाएगा तो भाजपा क्लीन तो कर ही देगी, निश्चित रूप से कर देगी। जैसे उसने नोटबंदी के दौरान काला धन बड़ा चिल्लाया था और उसके बाद में जितना काला धन था वो सफेद हो गया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उस केस से जुड़ी हुई जस्टिस बीवी नागरत्ना तक ने कह दिया कि सारी चीज तो साफ कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि यह भी एक सत्य है, यह भी एक सत्य है कि किस तरह से जीएसटी के जरिए छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया गया और बड़े बड़े कारोबारियों के कारोबार को बढ़ा दिया गया, उन्हें बिजनेस दे दिया गया। तो बिजनेस देने, वसूली करने और ये करने, सारा पूरा एक तंत्र बना दिया गया, इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, हमारे पास आओ, हमें दो और ऐसे काम करो। हमें दो, ना ईडी आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना इनकम टैक्स आएगी, इंजॉय करना, एनआईए भी नहीं आएगी, चाहे जितना राष्ट्रद्रोह कर लेना, चाहे कितनी आतंकी घटनाएं कर लेना। तो यह एक, तो भारतीय जनता पार्टी के जन्म दिवस पर एक बात जरूर साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी अपने पापों को छिपाने के लिए कैसे एक आवरण बनाते हैं, कैसे एक सिस्टम बनाते हैं। तो उनके जो सिस्टम है वो अपने पापों को ढकने का सिस्टम है। वो भारतीय जनता पार्टी के पापों को ढकने का सिस्टम है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सरेआम रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इतने बड़े स्कैम्स के आरोप लगे और उन आरोप में बहुत सारे सबूत भी आए, फिर भी आप देखिए, लेकिन जिन पर वो आरोप लगाते हैं उन पे कैसे, इसका एक उदाहरण है, अभी चुनाव हो रहा था छत्तीसगढ़ का, वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे आरोप लगाए गए, साहब उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, और अदालत ने क्या कहा कि क्यों ना यह केस रद्द कर दिया जाए, इसमें तो कोई न लेन देन हुआ, न कोई आमदनी हुई, न कोई रिश्वत ली गई, फिर यह भ्रष्टाचार कहां से, पीएमएलए एक्ट के तहत कहां से आता है, क्या है इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई, नहीं पता है। क्यों फंसाना है, झूठे केस बनाना है और उसके बाद में उसको या तो डरा के अपने साथ कर लेना है, या खरीद के अपने साथ कर लेना है, या कोई लालच दे के कर लेना है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसीलिए उसे भ्रष्टाचार जननी पार्टी कहा जाता है। तो यह भ्रष्टाचार जननी पार्टी ये करती है। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी
और कांग्रेस इस देश के लोगों की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, गरीब हो, सब लोगों की रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं रद्द होने देंगे। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास मीडिया, धन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी सब कुछ है। हमारे पास सच्चाई और जनता का प्यार, और जीत सच्चाई और जनता की होती है। उनकी समस्याओं की बात करती है। राहुल गांधी कहते हैं किस तरह से इस देश के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को खत्म करना है और सबको न्याय देना है। न्याय देने के लिए सबके काम करना है। न्याय देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का छीना गया है, जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, आमदनी कम की गई है, निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई है। इसी लड़ाई को लड़ना है। इसी विषय को लेकर के आज जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है। आज पूरे राजस्थान में जो कुछ है वहां किसने किया, तो जनता ने खुद बताया कि ये तो कांग्रेस ने किया। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया, देखिए, इंदिरा गांधी नहर, ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे, आज इंदिरा गांधी नहर से लोग, किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजाबाद भिलवाड़ में हमने बनाया। मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है। तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया, मैंने, आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था। अब मोदी क्या कर रहे हैं, उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है। बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया? एम्स किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, एचएएल, बीएल, बीएचईएल, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको बताया, गिनाया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के बड़ी साफ बात कही। आप जानते हैं कि 10 सालों में
जहाँ जहाँ आपको तकलीफ हुई वहाँ कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हैं, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता, आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में। और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। सोनिया गांधी ने इसको लेकर के बड़ी साफ बात कही। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और 1000 आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे। और इससे पता चलता है किस तरह से साजिश वाली पार्टी है, जो साजिश रचती है, सिस्टम बनाती है भ्रष्टाचार का। मोदी है तो करप्शन है। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 82 अरब रुपए का घोटाला किया। दिलचस्प बात यह है कि इस घोटाले का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि देश के उच्च न्यायालय ने किया है। कोर्ट ने मोदी सरकार पर ऐसा चाबुक चलाया कि मोदी बिलबिला उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस घोटाले के संबंध में जनता को क्या जवाब दें। मोदी इससे पहले भी कई और घोटाले कर चुके हैं, जैसे 20,000 करोड़ का पीएम केयर फंड घोटाला, 58,891 करोड़ का राफेल सौदा घोटाला, अरबों रुपए का नोटबंदी घोटाला, 16 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का लोन माफी घोटाला, हजारों करोड़ का मेडिक्लेम घोटाला और हजारों करोड़ का बैंक घोटाला। मोदी ने देश को घोटाले की चक्की में पीस कर रख दिया है। वो हर दिन एक नया घोटाला कर रहे हैं। देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नहीं किया जितना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पीएम मोदी पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। देश में लूट और करप्शन की उल्टी गंगा बह रही है। मोदी और उनके पूंजीपति मित्र इस गंगा में हर रोज डुबकी लगा रहे हैं। मोदी है तो करप्शन है। तो भ्रष्टाचार का सिस्टम बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्ट या भ्रष्टाचार जननी पार्टी है, उससे आप और क्या उम्मीद करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी इस देश को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी को बेजा मत गिरफ्तार कीजिए। इसीलिए उन्होंने बड़ा साफ कहा कि यदि हम आए, और इस बात को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि यदि हम आए तो वो अधिकारी जो कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करके और राजनीतिक वेंडेटा पर काम कर रहे हैं, उनको इतना सख्त सबक सिखाएंगे कि भविष्य में वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए।
किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं फिर से कभी नहीं होगा। जो लोग इसे पुलिस राज बनाना चाहते हैं, बुलडोजर राज बनाना चाहते हैं, उन्हें हम खुद ढहा देंगे। और इस देश में किसी का घर नहीं छीना जाएगा, किसी का कारोबार नहीं छीना जाएगा। मीडिया को भी स्वतंत्रता होगी, न्यायपालिका को भी स्वतंत्रता होगी, और स्वतंत्रता होगी इस देश की हर संस्था को, जिसे स्वतंत्र बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और संविधान ने। बड़ी बात। लेकिन इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किस तरह व्यवहार करते हैं वो भी हम देखते आए, और वो भ्रष्टाचार का अंग भी बन जाते हैं। कैसे मूक दर्शक बन जाते हैं, हम अपने देश के राष्ट्रपति को देख ही रहे हैं। इसके बाद में उपराष्ट्रपति को देख रहे हैं, वो कैसे चुपचाप सेंट्रल विस्टा के तहत 200 करोड़ रुपए के नए बनाए गए बंगले में शिफ्ट हो गए। वही उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अंदर किस तरह पक्षपात करते हैं और यह दिखाते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति नहीं, भाजपा का एजेंट हूं। इससे आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा क्या करती है, जो सच की आवाज उठाते हैं, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, उनको ये प्रति आगाह करते हैं और बताते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चीन के आगे सरेंडर कर दिया है, अपने देश की हजारों किलोमीटर की जो जमीन है वो सौंप दी है। वो चिंता का विषय है। उन सोनम वांगचुक को कैसे रोका जाता है, कैसे वहां पर इंटरनेट डाउन किया गया मार्च में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस किस तरीके की साजिशें होती हैं वह भी पता चलता है। वह भी पता चलता है मतलब कि जिस तरह भारत ने अपने देश के पड़ोसी देशों के साथ, सबके साथ में स्थिति ये की है। मालदीव को इन्होंने कहा था हम बर्बाद कर देंगे, मालदीव बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्थिति ये हुई कि भारत ने उसे ठेंगा दिखाया, तो उसने बाहर के देशों से अप्रोच किया जो भारत को मौका देता था, प्राथमिकता देता था। नतीजा ये हुआ कि वहां भारत की अपेक्षा वहां पर अब 6 गुना अधिक पर्यटक पहुंच गए। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति, लेकिन स्वार्थी सब जगह होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, वो एक अलग बखान करते हैं। आप इस चीज का एक बड़ा उदाहरण देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने यहां इफ्तार पार्टी रखी खुश करने के लिए मोहम्मडन्स को। तब क्या होता है, मोहम्मडन्स इस बात को लेकर के इतना नाराज कि तुमने दोगला रूप अपनाया है और इसलिए हम नहीं आएंगे। और वहां एक भी मुसलमान नहीं गया, अंत में उन्हें रोजा इफ्तार पार्टी रद्द करनी पड़ी। अब आप समझिए, एक मुसलमान नहीं पहुंचा, अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाए। यहां हिंदुस्तान के अंदर इतने दोगले मिल जाएंगे कि 2 मिनट में पूंछ हिलाते दिखाई देंगे। यह एक होता है। मैं हाल के दिनों में कुछ नेताओं से मिल रहा था, उस दौरान मुझे नरेंद्र मोदी की भी तरफ से एक आमंत्रण। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिलता हूं ऐसे लोगों से। क्यों मिलूं? जिसको मैं चोर कहता हूं कि चौकीदार ही चोर है, मैं उससे क्यों मिलूं? मैंने बिल्कुल साफ इनकार किया। किसी ने मुझसे कहा वो तो आपके पुराने दोस्त हैं। मैंने कहा होंगे दोस्त, तब वो बेईमान नहीं थे, चोर नहीं थे। आज वो चोर भी हैं, बेईमान भी हैं, और झूठ बोलने वाले, झूठा इतिहास रचने वाले हैं, जो एनसीईआरटी की किताबों से गुजरात दंगे का सच बाहर कर देते हैं, जो बाबरी मस्जिद का जो है सच बाहर कर देते हैं, जो मुगल सत्ता का पूरा पीरियड ही बाहर कर देते हैं। ऐसे लोग यदि होंगे जो झूठा इतिहास लिखने पे यकीन रखते हैं, अपने महिमा मंडन के लिए राम मंदिर का एक अलग वो बनवा रहे हैं जिससे हजारों साल तक वो चलता रहे और रहे कि राम का जो है पूरे असली तो राम के जन्मदाता ही नरेंद्र मोदी थे। तो आप इससे समझ सकते हैं ऐसे लोगों से क्या रिश्ते रखूंगा सच्चे से, ईमानदार से। और ऐसा व्यक्ति आज हिंदुस्तान की राजनीति में ही नहीं, दुनिया की राजनीति में सिर्फ एक है, उसका नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी से ही सच की उम्मीद की जा सकती है, किसी और से नहीं। जय हिंद।